नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कटनी शहर के बदहाल यातायात को पटरी पर लाने की दिशा में पुलिस ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। शहर के चारों ओर बदहाल हुई यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बुधवार को पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने अपने समस्त स्टाफ सहित यातायात प्रभारियों अधिकारियों के साथ घूमकर शहर के क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान जगह जगह हुए अतिक्रमणों का भी चिन्हित किया गया। वाहनों के लिए पार्किंग और यातायात के दबाव को मध्य क्षेत्र में नियंत्रित करने के लिए जल्द ही कार्य योजना बनाई जाएगी। अधीक्षक मयंक अवस्थी ने शहर के अति व्यस्ततम मार्ग रामलीला मैदान सहित शहर के प्रमुख मार्गों को वन वे करने की योजना पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने समाचार और सोशल मीडिया के माध्यम से शहर के सभी लोगों को पहले से ही होने की जानकारी प्रदान करने की योजना पर कार्य करने की बात कही, जिसमें शहर के लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। और क्या दिशा निर्देश आगे के लिए? देखिए, लगातार मेरी चर्चा यहाँ के पत्रकार बंधु हैं और यहाँ के जनता है उसे हो रहा है। अभी गत एक सप्ताह में मैंने यहाँ के प्रमुख समस्याएं हैं उनकी समीक्षा करी है, तो ये निकल के आया है कि यहाँ की यातायात समस्या एक प्रमुख समस्या है और जनता को काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मूलभूत सुधार की आवश्यकता है। कहीं कहीं रास्ते बहुत सकरे हैं, लेकिन जो चीज़ें इन्फोर्समेंट से सुधर सकती हैं उसका हमने आज समीक्षा करी है। अब आज सारे अमले के साथ हम लोगों ने पूरे रास्ते पैदल भ्रमण करके देखे हैं और ये हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इसमें कुछ जो हमारे चौराहे हैं, कुछ जगह हैं, वहाँ हम वन वे घोषित करेंगे और इसके लिए मैं कलेक्टर साहब से भी चर्चा करूँगा। और इसके अलावा कुछ यहाँ पे जो पार्किंग की समस्या है उसके लिए जो खाली जगह पड़ी हुई हैं, तो यदि वहाँ पर जगह का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है तो उसको यदि पार्किंग व्यवस्था के रूप में उपयोग करने से ट्रैफिक समस्या में कुछ बेहतरी हो सकती है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। और कल सुबह से हम लोग जो हमने वन वे के लिए कुछ जगह चिन्हित की हैं उसका एक ट्रायल रन करके देखेंगे। यदि उससे जनता को सुविधा होती है तो उसको आगामी भविष्य में उसको उपयोग में लाएंगे। किन जगहों को चिन्हित किया गया? एक तो यहाँ पे जो हमारी खोया मंडी के पास में जो चौराहा है वहाँ पे करेंगे, और दूसरा जो हमारा ये रामलीला मैदान के पास चौराहा है वहाँ पे भी हम वन वे करेंगे। और पर्याप्त यहाँ पे हम ट्रैफिक बल डिप्लॉय करेंगे जो कि जनता को जिससे कोई असुविधा ना हो। और पूर्व में भी हम व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, समाचार पत्रों के थ्रू जनता को सूचित कर देंगे। और हमारे जो वन वे की इन्फोर्समेंट होगा उसमें भी हम प्रयास करेंगे कि लोगों को बहुत लंबा डिटूर ना लेना पड़े और सुगम तरीके से सभी के जो कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। सर, शहर के कुछ मुख्य मार्गों में दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कर लिए गए जिससे यातायात काफ़ी बाधित होता है, उस संबंध में भी कोई कार्रवाई? उस संबंध में भी आज मैंने स्वयं पैदल भ्रमण करके पूरे मार्ग देखे हैं और अभी जो बचे हुए हैं हम लोग कल और परसों लगातार देखते रहेंगे। इसमें जहाँ पर बहुत ज़्यादा सकरी गलियाँ हैं, जगह कम है, वहाँ पे कहीं कहीं पे हमने बीच में बाइक पार्किंग कराई है, लेकिन जो दुकानों के सामने अवैध रूप से अतिक्रमण हो गया है या फिर कुछ गाड़ियां वगैरह पार्क हो गई, वहाँ पे कल हम लोग स्वयं भी और नगर निगम से भी सहयोग लेकर हम कटनी के एनकेजे में अचानक पीछे लुड़की यार्ड में खड़ी ट्रेन पटरी से उतर गए 6 डिब्बे, सिग्नल और ओएचई केबल क्षतिग्रस्त हुआ। कटनी जिले के एनकेजे के रिसीविंग वार्ड में लाइन नंबर 12 में बीएपीटीएन ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन 2 फरवरी को बिलासपुर की ओर से यार्ड में आई थी। यार्ड में ट्रेन को खड़ा कर दिया गया था। बुधवार दोपहर में ट्रेन अपने आप ही पीछे की ओर लुढ़क गई और 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेल पटरी के किनारे लगे सिग्नल और बिजली के खंभे भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नई कटनी जंक्शन से बिलासपुर की ओर जाने और वहां से आने वाले रेल आवागमन प्रभावित हो गया है। सुधार कार्य कराया जा रहा है। घटना की सूचना रेलवे उच्च अधिकारियों को दी गई है, जिसके बाद सुधार कार्य तेजी से किया जा रहा है। 3 डिब्बों को पटरी से हटाया जा चुका है। 3 डिब्बों का पटरी से अलग करने का कार्य जारी है, जिसमें करीब 8 से 10 घंटे का समय लगने की आशंका जताई जा रही है। कराना विधानसभा के विधायक महेश परमार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार की विद्युत नीति में नवीन मीटर लगाने और उसके दुष्परिणामों का सीधा खुलासा कर आरोप लगाया कि सरकार के इस मनमाने निर्णय से मध्य वर्ग और गरीब वर्ग पर सीधे दुष्प्रभाव पड़ेगा। नवीन मीटर का चार्ज 12,000 प्रत्येक उपभोक्ता को देना होगा। इस प्रकार सरकार बिजली के माध्यम से गरीब जनता को लूटने का कार्य कर रही है। विधायक महेश परमार द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी सीधा बिजली विभाग के माध्यम से लूटने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। जिस परिवार का 100 रुपए का बिजली का बिल आता था, अब उसे 1,000 के लगभग भरना होगा, जिसका विरोध कांग्रेस सरकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की मनमानी नहीं चलने देगी। सड़क पर भी यदि आना पड़े तो कांग्रेस मैदान में आएगी। कहा था कि कर रहे हैं वो रात में शराब पीते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे?
अब ये कांतिलाल जी से भूरिया जी पूछो, उनका व्यक्तिगत निर्णय, मेरी जानकारी मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं। कांतिलाल भूरिया जी हमारे बड़े नेता है, वो उस समय तात्कालिक क्या बात हुई मैं वहाँ था नहीं, तो ये माननीय भूरिया जी से पूछना आप पूछिए। क्या मानते हैं जो चंदा लिया जा रहा है वो सही है क्या? मैंने तो सर्वप्रथम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हमारे आराध्य देव हैं, जितना हमसे बना हमने प्रयास किया और प्रभु के चरणों में समर्पित किया। इस विषय में मैं कोई भगवान राम जी के मेरी औकात नहीं है, मैं तुच्छ हूँ प्रभु श्री राम जी के चरणों में, उनकी रज के बराबर। मतलब मैं तो चाहता हूँ कि प्रभु कृपा, तो इस विषय में मैं प्रभु के बारे में क्या टिप्पणी करूँ। प्रभु की कृपा आप और हम सबके ऊपर बनी रहे और हमारा देश खुशहाल हो और वो सब किसान भाई सुखी रहे, संपन्न रहे। इस सिंगू बॉर्डर से लेकर यहाँ तक ये स्मार्ट मीटर वाला आपके सामने हमने जो प्रश्न उठाया, इसमें आपका सहयोग आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि जनता को कैसे लूटने का काम मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है स्मार्ट मीटर के माध्यम से। कमलनाथ जी की पूरे देश में ऐतिहासिक निर्णय था, पूरे एक एक देशवासियों को 100 रुपये 100 यूनिट। कमलनाथ जी ने ये नहीं कहा कि ये अमीर है गरीब, एक एक परिवार पूरे मध्य प्रदेश वासियों के लिए 100 रुपये 100 यूनिट। उस योजना को बदलना चाहते हैं, पलटना चाहते हैं शिवराज सिंह जी, और जनता के चेहरे पर जो मुस्कान है उसको दूर करना चाहते हैं। क्या आवश्यकता है स्मार्ट मीटर की, जब हमारे घर में क्या आज आपके बिजली के बिल आप ठीक जमा नहीं कर रहे हो, ईमानदार उपभोक्ता जमा नहीं कर रहा है। ये करोड़ों अरबों रुपए जनता की जो कर का पैसा है, क्या आवश्यकता है पूरे मध्य प्रदेश में दूसरी अन्य सैकड़ों जन समस्या है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब तो ये पूरी सरकार गिरवी है, लिमिटेड ठेका कंपनी को दिया है, तो ये कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ गई, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये आप इस बात को उठाइए और प्रभु श्री राम जी की कृपा आप और हम सबके ऊपर बनी रहे। प्रभु हमारे आराध्य देव हैं। विधायक जी, एक दूसरा सवाल ये था कि जो शहर अध्यक्ष द्वारा गाइडलाइन तैयार की गई नए युवाओं चेहराओं को फॉर्म भरने के 250 का लक्ष्य रखा था, लेकिन आज दिनांक तक 50 से 60 ज्यादा फॉर्म उपलब्ध। सेल टैक्स में कार्यरत चपरासी अपनी बेटी से 3 साल से दुष्कर्म कर रहा था। पोल खुलने के डर से उसने 1 महीने से अपनी पत्नी और बेटी को घर में बंद कर रखा था। मामला सामने आने पर महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर प्रकरण दर्ज कर लिया है। वेदनगर स्थित राकेश अपनी 17 वर्षीय बेटी, जो कि 10वीं में पढ़ती है, उससे जबरदस्ती 3 साल से दुष्कर्म कर रहा था। वो बेटी से जब दुष्कर्म करता था जब पत्नी काम पर चली जाती थी। जब बेटी ने आप बीती अपनी मां को बताई तो आरोपी ने दोनों को बंधक बना लिया। मौका मिलने पर पीड़िता घर से भागकर महिला थाने में पहुंची तो घटना का खुलासा हुआ। मामले में पुलिस द्वारा आरोपी को खोजा और दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने बालिका के 164 के तहत बयान भी लिए गए हैं। हाँ, एक फरियादी जो है अपनी माँ के साथ में आई थी कल थाने पे, और उसके द्वारा बताया गया कि वो वेदनगर के पास रहती है और उसके पिता के द्वारा पिछले 3 साल से उसके साथ में छेड़छाड़ और बलात्कार किया जा रहा था। तो 1 महीने पहले उसने उस समय तो अपनी माँ को नहीं बताया था, क्योंकि उसने जान से मारने की धमकी दी हुई थी कि तेरे को भी ख़त्म कर दूंगा और तेरी माँ को भी ख़त्म कर दूंगा। फिर अभी 1 महीने पहले उसने अपनी माँ को बताया, तो इसी चीज़ को लेकर के उनके घर में विवाद हो रहा था। वो बाहर से ताला लगा के जा रहा था और कंटिन्यू उसके साथ में गलत काम कर रहा था उस बच्ची के साथ में। बच्ची जो है 17 साल की है, 10th क्लास में पढ़ती है। तो प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। इसमें मेडिकल वगैरह कुछ अभी? हाँ, मेडिकल हो गया है उसका, 164 के बयान हो गए हैं जी। हाँ। थैंक यू। कोविड-19 का स्ट्रेन 2.0 को लेकर एक बार फिर देश में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इसके साथ ही अभी कोरोना पर पूरी तरीके से रोकथाम नहीं हो पाई है, लेकिन तराना में समीक्षा बैठक का आलम यह है कि यहां तराना एसडीएम, तराना विधायक सहित आधा दर्जन अधिकारी ही बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के समीक्षा बैठक आयोजित कर रहे हैं, जिसमें करीब 2 दर्जन से अधिक अधिकारी मंच के सामने बैठे हुए हैं। जहां जिम्मेदार ही इतने लापरवाह बने हुए हैं तो आम आदमी कैसे नियमों का पालन करेगा। जानकारी के मुताबिक तराना राजस्व अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल और विधायक महेश परमार द्वारा इतनी बड़ी समीक्षा बैठक में लापरवाही का आलम यह है कि अब जिम्मेदारों को कौन समझाए कि कोरोना पर लगाम कैसे लगेगा, जबकि कोविड-19 को नियंत्रण करने की गाइडलाइन में मास्क के साथ 2 गज की दूरी भी जरूरी है। लेकिन यहां पर सभी नियमों को ताक पर रखकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार भी कोरोना की रोकथाम के लिए कितना भी पैसा खर्च कर ले, इन लोगों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खैर, अब देखना होगा कि शासन और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी खबर प्रकाशित होने के बाद इन जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्यवाही करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आयोजित किया था, किस तरह अधिकारियों ने मास्क नहीं पहने? हमें अखबारों के माध्यम से या कोई अन्य माध्यम से पता चला कि आज सम्मानित विधायक महेश जी परमार समीक्षा बैठक लेने वाले हैं, तो हमने इस बारे में जानना चाहा। तो प्रिंट मीडिया द्वारा जो फोटो आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो फोटो आए, उस फोटो में कहीं भी मास्क पहना हुआ नहीं था और वर्तमान में तराना में कोरोना पॉजिटिव निकला है। इसको ध्यान में रखते हुए शासकीय अधिकारी, समस्त शासकीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने इसका बहुत ही अवहेलना की गई है। इस अवहेलना के उपलक्ष्य में उनको सोचना चाहिए।
सर क्या जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन को लेके क्या वो लोग ये मानते हैं उन लोगों को कोरोना वैक्सीन लग गई जिसके कारण वहाँ पे नहीं बन रहे हैं? नहीं, उनको उनकी दावेदारी मजबूत हो गई, वो खुद मजबूत हो गए, वो जीना चाहते हैं, बाकी अन्य जनता को मरने में छोड़ दिया। अन्य जनता कुछ भी करे, मरे जाए, कुछ भी करे, उन्होंने कोरोना के लिए खुला छोड़ दिया जनता को, उन्होंने वैक्सीन लगा लिया। आप एक सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, सरपंच भी है, सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं, इस विषय को आप कहाँ तक पहुँचाएंगे आप इस मामले? हमारे हिसाब से हमारे पार्टी के माध्यम से हमने समस्त पदाधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को, वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों को सूचना कर दी गई है, जो भी संज्ञान लिया जाएगा उसको लिया जाएगा और हमारे द्वारा जो भी पेपरों के माध्यम से सूचना की जाएगी। दिनांक 4 फरवरी 2021 मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के प्रांतीय महामंत्री बीडी गौतम ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से वल्लभ भवन मंत्रालय में भेजकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण नहीं करने, संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण, अनुकंपा नियुक्ति, स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा, इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाने, पेंशन ट्रस्ट पेंशन भुगतान की गारंटी, बिजली बिल में कंपनी कैडर और पेंशनर्स को रियायत, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पदनाम परिवर्तन, समयमान, वेतनमान, पदोन्नति, वेतन विसंगति, डीए और वार्षिक वेतन वृत्ति के भुगतान आदि मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की गई है। बीडी गौतम ने बताया कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ज्ञापन में उल्लेखित प्रत्येक बिंदु पर बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चर्चा की और यह आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की समस्त मांगों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ विचार विमर्श कर समाधान किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि निजीकरण के मुद्दे पर भी सभी संबंधित पक्षों से चर्चा कर समाधान किया जाएगा। तोमर ने आगे कहा कि अभी तत्काल में निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन बिजली वितरण कंपनियों को भी अपने परफॉर्मेंस में और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे उपभोक्ता सेवाओं में गुणात्मक सुधार के साथ ही राजस्व में वृद्धि हो और कर्मचारियों की लंबित मांगों का त्वरित निराकरण किया जा सके। शासन के निर्देशानुसार पूरे जिले में अभियान चलाकर शासकीय भूमियों पर अवैध कब्जाधारियों को अलग करने का मुहिम बड़ी जोरों से चल रहा है। इसी कड़ी में आज एसडीएम बहुरीबंद रोहित सिसोनिया के निर्देशन और तहसीलदार विजय द्विवेदी की अगुवाई में टीम गठित कर ग्राम पंचायत बड़खेरा सरपंच द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए कब्जे के खिलाफ कार्यवाही करते हुए कब्जा मुक्त कराया गया। इसी के साथ तहसील क्षेत्र में ही दूसरी बड़ी कार्यवाही ग्राम पंचायत तमुरिया में आदतन अपराधी मोहम्मद आरिफ के खिलाफ उसके द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध रूप से बनाए मकान को जमींदोज करते हुए की गई। चल रहे इस कार्यवाही में थाना प्रभारी बहुरीबंद रेखा प्रजापति और भारी संख्या में पुलिस बल और राजस्व का अमला मौजूद रहा। ये जो अभी आपका जो अतिक्रमण हो रहा है, अवैध कब्जा था जो, तो इसके विषय में आपको जानकारी थी? आज ये जो मैंने हटाया जा रहा है, इसको हमको कोई सूचना नहीं अभी तक। कितने साल से काबिज थे आप यहाँ पे? यहाँ पर तो हम काफ़ी लंबे समय से काबिज हैं, जब से हमारी ज़मीन है तभी से हम इस ज़मीन में काबिज थे, आज से लंबे समय से, वर्षों में कम से 50। हाँ 50 वर्ष हो गया। तो क्या आपका क्या मकान बना के यहीं रह रहे थे? नहीं, मकान तो इधर नहीं था। पहले मेरा मकान ये नदी किनारे था, ये नदी किनारे अभी भी है वो मकान दुकान। तो एक बार बाढ़ आई थी, तो उस बाढ़ में वो मकान धराशायी हो गया। तो मैं जब वो मकान धराशायी हो गया तो मैंने सोचा थोड़ा सा हट के बना लूँ। तो ये शासन की ज़मीन पड़ी थी और सभी लोग शासन की ज़मीन बनाते हैं प्रायः। तो मैंने शासन की ज़मीन में 30 बाई 40 का मकान बनाने का निर्माण शुरू किया। जब निर्माण शुरू किया कुछ मना तो पटवारी जी ने शिकायत किया, तो उनने नोटिस दिया हमको, तहसीलदार ने। हम गए वहाँ, हमने कहा सर आप हाँ, हमने स्वीकार किया कि हाँ हम सरकारी ज़मीन में मकान बना रहे हैं। कहे क्यों बना रहे हैं? हमको साहब मेरी ज़मीन भी, ये जो रोड बनी है 2 जगह मेरी ज़मीन भी इसी रोड पे है। अच्छा, नहीं तो आपको क्या ये जो अभी अतिक्रमण हुआ इसकी कोई सूचना नहीं दी गई पहले से? पहले से सूचना, गिराने की सूचना मुझे नहीं मिली। अच्छा, यानी कि आपको जैसे खाली करने की सूचना इसके पहले बिल्कुल नहीं मिली। किसी भी प्रकार की कोई सूचना मुझे इसको हटाने की नहीं मिली। क्या नाम है आपका? चम्मू लाल। कहाँ के निवासी? मैं बड़खीरा का निवासी हूँ, किसान पिपरिया का। चलिए ठीक। तो आपने जो है कुछ बोला नहीं कि आपने सूचना नहीं दी? कैसे गिरा रहे, हम अपने सामान को हटा लेते ईंटों को। हाँ, जब हमको कोई सूचना नहीं मिली हम अभी आए हैं सिर्फ गिराने के लिए। इसके पहले हमें कोई सूचना नहीं है कि आप अपना सामान हटा लो। मकान की लगभग कितनी लागत लगी थी आपकी? 10 लाख। 10 लाख? 10 लाख। और मकान में क्या क्या नुकसान हुआ, क्या रखा था उसमें? अब मकान में तो ऐसे विशेष कीमती चीज़ नहीं रखी है। मकान जब भूसा रखा था, मवेशियों का, मवेशी बंधती थी
हैं। ऐसी उद्देश्य यहाँ बना थे कि मेरा ज़मीन लगी हुई है और कहीं भूसा रखने के लिए, कहीं मवेशी रखने के लिए मेरे उस घर में कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण से मैंने ये सोचा था कि यहाँ मेरा एक मकान गिर गया है, उसको भी देख लीजिए। अब पहले से बाढ़ में गिरा है, अभी भी उसका जो है नमूना अभी भी है, एक दीवार खड़ी है, कुछ गिर गई है। तो मैंने ये सोचा कि थोड़ा नदी से हट के बनाऊँ। इसके संबंध में बहुत सालों से शिकायतें चल रही थी, उसका बेदखली आदेश था और अन्य मध्य प्रदेश शासन और वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश में चल रही है, इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये जो भूमि थी किस मद की भूमि थी? ये शासकीय भूमि थी। जैसे किसी मद पे रही होगी, चारागाही या किसी जैसे पे? अब मद मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां शातिर चोरों ने मोबाइल शॉप से लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने मोबाइल शॉप से 40 से ज्यादा महंगे मोबाइल चुरा लिए। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के माल गोदाम रोड का है। बताया जा रहा है कि बालेश्वर रोड कटरा के रहने वाले धीरेन्द्र वर्मा की रेलवे स्टेशन के पास माल गोदाम रोड पर मोबाइल की दुकान है। चोरों ने रात में बंद दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए के मोबाइल फोन चुरा ले गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है, मगर सफलता बहुत दूर है। मेरा धरत कुमार वर्मा जी, कैसे चोरी हुई है आपकी दुकान में? कैसे लेकर गए हैं लोग मोबाइल? कितने लाख के मोबाइल चोरी हुए? टोटल लगभग 4 लाख की चोरी हुई है, जिसमें 40 फ़ोन की क्वांटिटी है। और ये चोरी 30 तारीख को सुबह मॉर्निंग में 4 बजे हुई है, जिसमें कुछ 7 अज्ञात लोग थे जो CCTV फुटेज में दिख रहे हैं। इन्होंने हमारी दुकान का शटर काट के और अंदर जो ही फ़ोन रखे हुए थे स्मार्टफोन दराज के अंदर, वो सारे ले गए वो लोग, लेकिन उसका बॉक्स वहीं छोड़ दिए हैं। बॉक्स से IMEI निकाल के हमने IMEI थाना में दे दी है, FIR उसका करा दिया है, लेकिन अभी उचित कार्रवाई कुछ दिख नहीं रही है। जी, ये कितने बजे घटना है और कैसे लोग उसमें घुसे थे दुकान के अंदर? CCTV फुटेज के हिसाब से ये घटना 4 बजे से 5 बजे के बीच में हुई है। कब? शाम को? सुबह 4 बजे 30 तारीख को सुबह। और 1 घंटे का सारा यह काम है। आप लोग कैसी जानकारी हुई आपको? अगले दिन जब हम लोग दुकान खोलने गए प्रतिदिन की तरह, तो पहले ही देखा मैंने कि शटर थोड़ा सा वैसे नहीं था जैसे नॉर्मल रहता है, वो फैला हुआ था, बाहर की तरह निकला हुआ था और कटा भी हुआ था। वो उसका मेन एंगल जो है वो कटा, कुछ किसी चीज़ से काटा गया था उसको। तो वो लोगों ने सूचना दिया थाना में, वहाँ से आए भी लोग और खोल के देखा गया तो अंदर का स्थिति यही था कि स्मार्टफोन सारे गायब थे। कितने स्मार्टफोन चोरी हुए हैं? टोटल 40। कितनी रेट किया उसने? वो सब अप्रोक्स 4 लाख के आसपास का है। आप वो जानकारी कितने बजे हुई है? मुझे तो वही 10 बजे जब हम लोग खोलने जाते तब पता चला, सुबह 10 सवा 10 बजे। कितने स्टाफ वहाँ पर रहते हैं? वहाँ 2 लोग रहते हैं, वो हमेशा की तरह वही 2 लोग पहुँचे और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन से सूचित किया। पुलिस क्या कर रही है आपको? क्या पुलिस कह रही है कि ठीक है, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, FIR हो चुका है, बाकी और कुछ बहुत उसमें कुछ दिख नहीं रहा इसके अलावा। एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं महिलाओं को सुरक्षा देने के बजाय गाली गलौज की जा रही है। मामला है बैतूल का, जहां दूसरी महिलाओं के चक्कर में फंसे पति को जब पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन पुलिस ने उल्टा पत्नी और उसकी बहनों के साथ ही गाली गलौज शुरू कर दी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस का आरक्षक किस तरह गाली देकर महिलाओं को बेइज्जत कर रहा है। हद तो तब हो गई जब कोतवाली में पदस्थ जांच अधिकारी ने महिलाओं को ही दोषी ठहराते हुए जबरदस्ती के आरोप लगाने का बयान दे दिया। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ बसंत उइके का विवाह 2016 में कमलता के साथ हुआ था। दूसरी महिलाओं के चक्कर में अक्सर कमलता के साथ प्रताड़ना और मारपीट की जा रही थी। पति को पकड़ने के लिए कमलता ने दूसरी महिला बनकर पति से बातचीत की और उसे मिलने बुला लिया। जैसे ही पति मौके पर पहुंचा, पत्नी और उसकी बहनों ने पतिदेव के बीच सड़क पर आरती उतारना शुरू कर दी। पुलिस भी पहुंची, लेकिन महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बरतने के बजाय उन्हें ही गालियां बकना शुरू कर दिया, जिसके बाद महिलाओं के प्रति पुलिस का एक गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिला। यही नहीं, इस रवैये से जब महिलाओं ने विरोध किया तो महिला पुलिसकर्मियों समेत सभी पुलिसकर्मी महिलाओं को ही दोषी बताकर अभद्रता करने लगे, जिससे साफ है कि महिलाओं के प्रति किए जा रहे पुलिस के प्रयास आडंबर से ज्यादा 6-7 सालों से झेलते आ रही हूँ सर।
और मुझे बहुत प्रताड़ित करते। कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं चिचोली ब्लॉक और ग्राम पंचायत बेला के रहने वाली हूँ। ससुराल कितने समय से परेशान हो? सर 6-7 साल। 6-7 साल। क्या मार पिटाई करते? जी सर। आज क्या हुआ था? कुछ नहीं सर, वो मैं नेहा धुर्वे बन के आई सर। वो किसी लड़की से मिलने, उन्हें पता नहीं था कि ये मेरी बीबी है। और वो नेहा धुर्वे करके मिलने आए थे सर। और मैं थी सर उनको, क्योंकि वो मैं फ़ोन करती थी सर तो मेरा फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, और मेरे से मिलने कभी आते ही नहीं थे सर। इसलिए मैंने बहाना करके जी सर, और लड़कियां देखने सर, दूसरी शादी करने के लिए लड़की भी देखने जा रहे हैं। अच्छा, तो आप कहाँ रहते हो अभी? अलग रहते हो? जी मायके में रहती हूँ सर। मायके में रहते जी। आपने दूसरी लड़की बन के बात किया? जी सर। पता चला हकीकत? जी सर, एक कुछ महिलाएं हैं एक युवक को लेकर के आई थी, क्या पूरा मसला है, किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है? कलमता धुर्वे है, ये इनके पति है बलीराम। दोनों पति पत्नी का आपसी विवाद था इनका, 5-6 साल से चल रहा है, अलग अलग ही रह रहे थे। अब वो इसी का उनका बाजार में विवाद हो गया तो थाने आ गए थे। अब दोनों का आपसी राजीनामा हो गया, दोनों साथ रह गए। सर, क्या आरोप लग रहे थे? महिला द्वारा क्या आरोप लगाया जा रहा है? महिला है, पारिवारिक विवाद आरोप अभी एक दूसरे पे लगाते ही हैं। मारपीट का भी कुछ आरोप लगा है? लगा, हाँ है ये सही। अभी थाने में भी बहुत ज़्यादा उज्जत कर रहे थे, किसी पुलिस वाले के ऊपर भी आरोप लगाया था उन्होंने। अब महिला है, वो तो कुछ भी आरोप लगा। उनका कहना कि किसी पुलिस वाले ने भी उनको गाली गलौज की है। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।